नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो शब्दों से बना है लेकिन एक पूरी दुनिया समेटे हुए है। विक्रम सेठ का महाकाव्यात्मक उपन्यास अ सूटेबल बॉय। हाँ, बिल्कुल। एक बहुत ही विशाल उपन्यास। ये महज एक किताब नहीं बल्कि अपने आप में एक अनुभव है ना? 1993 में छपा था। हाँ, और अंग्रेजी में एक वॉल्यूम में छपे सबसे लंबे उपन्यासों में से एक गिना जाता है। सोचिए, हार्डबैक में लगभग 1350 पेज। जबरदस्त। तो आज इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ जानकारी विकिपीडिया से है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट, द गार्डियन जैसे प्रकाशनों की समीक्षाएं हैं और विक्रम सेठ के खुद के इंटरव्यू के कुछ अंश भी हैं। अच्छा। तो इरादा यही है कि इस विशाल रचना के अलग अलग पहलुओं को समझें। कहानी, उसके विषय, लोगों की प्रतिक्रियाएं और लेखक का नजरिया अब 30 साल बाद। हाँ, और ये जरूरी भी है क्योंकि ये उपन्यास सिर्फ अपनी लंबाई की वजह से खास नहीं है। ये 1950 के दशक के भारत का एक बहुत ही सजीव और फैला हुआ चित्र खींचता है। बिल्कुल, वो भारत जो अभी अभी आजाद हुआ था। हाँ, और विभाजन का दर्द झेल चुका था, अपनी एक नई पहचान बना रहा था। तो उस दौर की जो सामाजिक, राजनीतिक, निजी जिंदगी की उलझनें थीं, वो सब इसमें बड़ी गहराई से दिखती हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। कहानी की जो मुख्य धुरी है वो है लता मेहरा हाँ, 19 साल की एक यूनिवर्सिटी छात्रा। और उसकी माँ श्रीमती रूपा मेहरा उसके लिए एक, जैसा कि नाम है, उपयुक्त लड़के की तलाश में है। बिल्कुल, और इसी तलाश के बहाने कहानी आगे बढ़ती है। और हम करीब 18 महीनों के दौरान 4 बड़े परिवारों की जिंदगी में झांकते हैं: मेहरा, कपूर, चटर्जी और खान। हाँ, ये 4 मुख्य परिवार हैं। कहानी ज्यादातर तो एक काल्पनिक शहर ब्रह्मपुर में सेट है। गंगा किनारे, शायद पटना के आसपास का कोई शहर, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है। हाँ, लेकिन कलकत्ता, दिल्ली, लखनऊ जैसे असली शहर भी आते हैं कहानी में। बिल्कुल, और जैसा आपने पहले कहा, ये सिर्फ परिवारों की कहानी बनकर नहीं रह जाती। इसकी पृष्ठभूमि में वो आज़ादी के ठीक बाद वाला भारत है। बहुत उथल-पुथल का दौर था वो। हाँ, वो बदलाव नजर आते हैं। उपन्यास 1952 के पहले आम चुनाव से ठीक पहले के माहौल को दिखाता है, और उस समय के जो बड़े राष्ट्रीय मुद्दे थे उनको कहानी में बड़ी खूबी से पिरोया गया है। हाँ, जैसे हिंदू मुस्लिम तनावों का मुद्दा है, निचली मानी जाने वाली जातियों की स्थिति, जैसे जाटों का जिक्र आता है। फिर वो जमींदारी प्रथा खत्म हो रही थी, भूमि सुधार। हाँ, लैंड रिफॉर्म्स। बिल्कुल, विश्वविद्यालयों की अपनी अंदरूनी राजनीति, और कैसे पुराने रजवाड़ों और जमींदारों का असर धीरे धीरे कम हो रहा था। ये सब कहानी का हिस्सा बन जाता है। सही कहा। और इन सब के बीच कहानी का जो दिल है वो है लता का चुनाव। हाँ, लता का संघर्ष। उसके सामने 3 अलग अलग लड़के हैं। हाँ, एक है कबीर दुर्रानी, उसका सहपाठी आकर्षक है, और लता को उससे प्यार हो जाता है, पर एक बड़ी मुश्किल है कि वो मुस्लिम है, और उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी सामाजिक बाधा थी। हाँ, कहानी की शुरुआत में ही ये दिखता है, लता और कबीर का छिप छिप कर मिलना। और मारूफा मेहरा का पता चलने पर जो भयानक गुस्सा आता है, काफी नाटकीय है वो। बिल्कुल। फिर दूसरा दावेदार है अमित चटर्जी। पढ़ा लिखा, इंग्लैंड से लौटा हुआ कवि, हम्म। कलकत्ता के एक बड़े बंगाली परिवार से। हाँ, थोड़ा बौद्धिक किस्म का। और तीसरा है हरेश खन्ना। मेहनती, प्रैक्टिकल, जूते बनाने के कारोबार में है। हाँ, महत्वाकांक्षी। तो लता इन तीनों में से किसे चुनेगी, यही सवाल कहानी को आगे ले जाता है। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ शादी का चुनाव नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक तरह से निजी आजादी और समाज की उम्मीदों के बीच का टकराव है। दिल और दिमाग की कश्मकश कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये उस दौर की पढ़ी लिखी जो नई पीढ़ी थी, उसकी दुविधाओं को दिखाता है। ये बात दिलचस्प है कि विक्रम सेठ ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके किरदार अपनी मर्जी से चुनते हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि हो सकता है मैं, यानी लेखक, उनके फैसले से सहमत ना हूं, पर मैं उन्हें मजबूर नहीं कर सकता। मतलब किरदार कहानी को चलाते हैं। बिल्कुल। और लता आखिर में जो भी चुनती है वो उसके अपने समय और हालात के हिसाब से होता है। कहानी में इतने सारे किरदार हैं। शुरू में ही 4 परिवारों की वंशावली दी गई है: मेहरा, कपूर, खान, चैटर्जी। हाँ, वो फैमिली ट्री बहुत मददगार होती है रिश्तों के इस जाल को समझने में। मुझे ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट की समीक्षा की वो बात अच्छी लगी थी कि पाठक धीरे धीरे खुद को मेहरा और कपूर परिवार का हिस्सा महसूस करने लगता है। हाँ, वो जुड़ाव बन जाता है। और ये भी कि कैसे श्रीमती रूपा मेहरा को लगभग सभी लोग माँ कहकर बुलाते हैं। वो समय के जो पारिवारिक रिश्ते थे, उनकी घनिष्ठता दिखाता है।
आपस में कितना जुड़ाव था। हाँ, वो 1950 के दशक के भारतीय समाज की बनावट को दिखाता है। रिश्ते, इज्जत, रोजी रोटी सब कैसे एक दूसरे से जुड़े थे। परिवार पहचान बनाने का, मूल्य सिखाने का एक केंद्र था। और सेठ ने बताया भी है कि रूपा मेहरा का किरदार कुछ हद तक उनकी अपनी नानी पर आधारित है। हाँ, उन्होंने कहा कि वो बहुत स्नेह थी, थोड़ी नाटकीय भी, जज्बाती, लेकिन मुश्किलों के बावजूद पढ़ाई लिखाई को बहुत मानती थी। उन्होंने अपने माता पिता के असर का भी जिक्र किया। मेहनत, ईमानदारी, हिम्मत, स्वीकार्यता। हाँ, ये सारे गुण उनके लेखन में भी कहीं न कहीं झलकते हैं। अच्छा, अब लता की कहानी के साथ साथ एक और धारा चलती है कहानी में, वो है मान कपूर की। हाँ, मान कपूर, लता के जीजा, प्राण कपूर का भाई। और एक बड़े राजनेता, राजस्व मंत्री महेश कपूर का सबसे छोटा बेटा, थोड़ा गैर जिम्मेदार किस्म का। हाँ, कुछ हद तक, और उसकी कहानी भी काफी उलझी हुई है। उसका एक तवाइफ सईदा बाई के साथ प्रेम संबंध है। तवाइफ यानी उस दौर की प्रशिक्षित गायिका और नर्तकी। हाँ, और ये रिश्ता कहानी में एक अलग रंग भरता है। फिर मान का गुस्से में अपने दोस्त फिरोज को चाकू मार देना। और उसके बाद के राजनीतिक नतीजे, कहानी और पेचीदा हो जाती है। बिल्कुल, ये जो उपकथा है, ये जुनून, बदनामी, राजनीति और शायद वर्जित प्रेम जैसे विषयों को सामने लाती है। वर्जित प्रेम। हाँ, विक्रम सेठ ने खुद मान और सईदाबाई के रिश्ते के लिए ट्रांसग्रेसिव लव शब्द इस्तेमाल किया है। मतलब ऐसा प्यार जो समाज की तय हदों को तोड़ता है या लांघता है। अच्छा। और कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब सईदाबाई ये राज खोलती है कि तस्नीम नाम की लड़की असल में उसकी अपनी बेटी है। और फिरोज की सौतेली बहन। हाँ, और फिर एक और नाटकीय मोड़, जब फिरोज होश में आने पर पुलिस को कहता है कि चाकू उसे अपनी ही गलती से लगा। और मान बच जाता है। हाँ, मान बच जाता है। तो बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। वाकई। तो अगर हम मुख्य विषयों को समेटने की कोशिश करें तो एक तो शादी का सवाल है, अरेंज्ड बनाम लव मैरिज। हाँ, वो तो केंद्र में है ही। फिर परंपरा और आधुनिकता का टकराव, परिवार और पहचान का मुद्दा, ये सब तो साफ दिखता है। इनके अलावा वो सामाजिक राजनीतिक मुद्दे भी बहुत अहम हैं जिनकी हमने शुरू में बात की थी। जैसे विभाजन के बाद का तनाव। हाँ, खासकर हिंदू मुस्लिम तनाव। ये लता और कबीर के रिश्ते में भी दिखता है, और उपन्यास में एक जगह मंदिर मस्जिद विवाद का भी जिक्र आता है। अच्छा। फिर वो भूमि सुधार वाला मुद्दा, जमींदारी उन्मूलन, जाति व्यवस्था की बातें, जैसे जाटवों का जिक्र। बिल्कुल, और नए नए आजाद हुए भारत में लोकतंत्र कैसे उभर रहा था, खासकर पहले आम चुनाव के संदर्भ में। हाँ, ये सब पृष्ठभूमि में लगातार चलता रहता है। और इसी संदर्भ में विक्रम सेठ ने एक इंटरव्यू में नेहरू पे भी टिप्पणी की थी। क्या कहा था उन्होंने? उनके मुताबिक नेहरू ने भारत को जोड़े रखने और मजहबी नफरत को बढ़ने से रोकने में एक अहम भूमिका निभाई थी। ये हमें स्रोत सामग्री से पता चलता है, हम बस बता रहे हैं। ठीक है। अच्छा, फिर से उपन्यास के आकार पर आते हैं। ये वाकई बहुत बड़ा है। हाँ, वो तो है। मुझे ऑक्सफोर्ड रिव्यू की वो लाइन याद आ रही है जहां लेखक अमित चटर्जी के किरदार के जरिए खुद ही मजाक में कहते हैं, हाँ, कि मुझे भी लंबी किताबें पसंद नहीं, लेकिन अगर वो अच्छी हों तो मैं कई दिनों तक सामाजिक रूप से बेवकूफ बना रहता हूँ। बिल्कुल। इसकी तुलना अक्सर टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस, डिकेंस की ब्लीक हाउस या जॉर्ज एलियट की मिडिल मार्च जैसे बड़े क्लासिक से की जाती है। हाँ, और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इसकी शैली के बारे में क्या कहेंगे? ये काफी हद तक 19वीं सदी के यथार्थवादी उपन्यास की शैली में लिखा गया है। रियलिस्टिक स्टाइल। मतलब पाठक उसमें पूरी तरह डूब जाता है। दुनिया बहुत सजीव लगती है, किरदार बहुत जटिल, हार्ड मास के लगते हैं। अच्छा। और बीच बीच में कविताओं का इस्तेमाल, जैसे हर भाग की शुरुआत में दोहे लिखे हैं उन्होंने। हाँ, वो उसे एक अलग साहित्यिक गहराई देता है। हाँ, ऑक्सफोर्ड समीक्षा में भी इसका जिक्र है। और सेठ ने यह भी बताया है कि कुछ किरदारों और घटनाओं के पीछे असल जिंदगी की प्रेरणाएं भी हैं। जैसे उन्होंने बताया कि तपन चटर्जी के किरदार में दून स्कूल में उनके साथ हुई थोड़ी बदमाशी का अनुभव है। अच्छा। उपन्यास की जो प्राहा शू कंपनी है वो असल में बाटा पर आधारित है। और पुल मेला, वो शायद कुंभ मेले से प्रेरित है। वाह। अच्छा, इसे पसंद कितना किया गया? मतलब क्रिटिकल रिसेप्शन कैसा था? जबरदस्त, इसे बहुत सराहा गया। बीबीसी ने इसे दुनिया के 100 सबसे प्रेरणादायक उपन्यासों की सूची में शामिल किया। और बड़े अखबारों ने, जैसे द इंडिपेंडेंट, वॉशिंगटन पोस्ट। हाँ, वॉशिंगटन पोस्ट ने तो सेठ की तुलना टॉल्स्टॉय से कर दी थी। क्रिस्टोफर हिचिंस जैसे बड़े आलोचकों ने भी तारीफ की। और द टाइम्स की समीक्षा की वो लाइन तो बहुत मशहूर हुई। हाँ, जिसे सेठ ने खुद दोहराया का, इस उपन्यास के लिए समय निकालें, ये जीवन भर आपका साथ देगा। क्या बात है। तो इसे भारतीय अंग्रेजी साहित्य में एक मील का पत्थर माना जाता है। बाद में इस पर टीवी सीरीज भी बनी। हाँ, बीबीसी ने बनाई थी, मीरा नायर ने डायरेक्ट की थी। और उसकी खास बात ये थी कि सारे कलाकार दक्षिण एशियाई मूल के थे। बीबीसी का पहला ऐसा पीरियड ड्रामा। बिल्कुल।
हालांकि द गार्डियन अखबार की समीक्षा थोड़ी मिली-जुली थी। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उनका मानना था कि सिर्फ 6 एपिसोड में उपन्यास की जो विशालता और गहराई है उसे पूरी तरह समेटना मुश्किल था। ये तो हो सकता है। उन्होंने रूपांतरण को थोड़ा पारंपरिक कहा और ये भी कि किरदारों के लहजे और संवादों में अच्छी कास्टिंग के बावजूद कहीं-कहीं थोड़ा ब्रिटिश सा एहसास था। अच्छा, चलिए अब थोड़ा सा लेखक विक्रम सेठ के बारे में भी बात कर लें। हाँ, बिल्कुल। उनका जन्म 1952 में कलकत्ता में हुआ। पिता प्रेमनाथ सेठ बाटा में बड़े अधिकारी थे। और माँ लीला सेठ जानी मानी जज थी, दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला जज और फिर किसी राज्य हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस। बहुत प्रभावशाली पृष्ठभूमि है। हाँ, सेठ की पढ़ाई दून स्कूल, फिर इंग्लैंड में टॉनब्रिज स्कूल, ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई। स्टैनफोर्ड में वो अर्थशास्त्र में पीएचडी कर रहे थे, पर पूरी नहीं की। हाँ, अ सूटेबल बॉय के अलावा उनके और भी कई मशहूर काम हैं। द गोल्डन गेट, जो पूरा का पूरा सोनेट फॉर्म में लिखा गया उपन्यास है, अद्भुत है वो। हाँ, फिर एन इक्वल म्यूजिक, टू लाइव्स। टू लाइव्स उनके अंकल आंटी की कहानी है और कई कविता संग्रह भी हैं। वे वाकई कई विधाओं में लिखते हैं। बिल्कुल, कविता, उपन्यास, लिब्रेटो भी लिखा है उन्होंने एरियन एंड द डॉल्फिन नाम के ओपेरा के लिए, यात्रा वृत्तांत, फ्रॉम हेवन लेक। और हाल ही में हनुमान चालीसा का अंग्रेजी अनुवाद भी किया है। हाँ, उनकी रेंज बहुत बड़ी है। उनका निजी जीवन भी चर्चा में रहा है। हाँ, उनका बाइसेक्सुअल होना और भारत में धारा 377 के खिलाफ उनका अभियान। और ये चीजें मतलब सहिष्णुता, व्यक्तिगत बनाम पारिवारिक मूल्य, ये उनके लेखन के विषयों से कहीं ना कहीं जुड़ती भी हैं। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। उन्होंने हाल ही में 2024 के भारतीय चुनावों के नतीजों पर भी टिप्पणी की थी। क्या कहा था? कहा था कि इन नतीजों से निरंकुशता पर कुछ हद तक लगाम लगी है। फिर से ये उनके विचार हैं जो हमें स्रोत सामग्री से मिले हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? अ सूटेबल बॉय क्या है? मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक प्रेम कहानी या एक परिवार का इतिहास भर नहीं है। उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, ये आज़ादी के बाद के भारत की एक बहुत गहरी, बहुत फैली हुई तस्वीर है। एक राष्ट्र बन रहा है, बदल रहा है, और उस बड़ी कहानी के बीच अलग अलग लोग अपने फैसले ले रहे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और ये आज भी प्रासंगिक है ना? बिल्कुल, अपनी जटिलता में, अपने सवालों में। ये परिवार की कहानी है, प्यार की कहानी है, समाज की कहानी है, और कई स्तरों पर उपयुक्तता, मतलब सही क्या है, फिट क्या है, उसकी तलाश की कहानी है। चाहे वो जीवन साथी की तलाश हो या एक देश के लिए सही रास्ते की। चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, एक विचार जिस पर शायद हमारे सुनने वाले सोच सकें। जरूर। विक्रम सेठ ने कहा कि किरदार कहानी को आगे बढ़ाते हैं और लता का चुनाव उसके अपने समय को दिखाता है। तो जरा सोचिए, अगर आज के भारत में लता जैसी कोई युवती होती तो उसके लिए उपयुक्तता का मतलब क्या होता? दिलचस्प सवाल है। वो अपनी जिंदगी में किन चीजों को ज्यादा अहमियत देती? करियर, प्यार या परिवार की उम्मीदें या कुछ और? और आज का परिवार, आज का समाज उसकी पसंद पर कैसी प्रतिक्रिया देता? हाँ, सोचने वाली बात है।